गुड मॉर्निंग बच्चों। पीछे तक के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 का भाग 1 पढ़ लिया था। आज दूसरे भाग की बात करेंगे जिसका नाम है द्विकुंडली डीएनए की संरचना। द्विकुंडली डीएनए की संरचना। वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया डीएनए का ये मॉडल जो है द्विकुंडली डीएनए मॉडल, इसकी बात करेंगे। तो पीछे वाले वीडियो में हमने बात की थी कि वाटसन व क्रिक द्वारा 1953 के अंदर ये जो है मॉडल प्रस्तुत किया गया। आज के इस वीडियो में वाटसन और क्रिक द्वारा दिए गए इस मॉडल की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, साथ साथ डीएनए की मैं संरचना बनाता जाऊंगा और साथ साथ हम लोग जो विशेषताएं हैं उनकी बात जो है वो कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर ये बात की थी। एक तो शब्द हमने पढ़ा था न्यूक्लियोसाइड, एक तो पढ़ा था न्यूक्लियोसाइड, एक पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड, एक पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड और एक प्यारे बच्चों पढ़ा था पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और उसमें हमने बात की थी कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर तो तीनों घटक होते हैं। क्या होते हैं? तीनों घटक होते हैं। तीनों घटक कौन से? नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल। जबकि न्यूक्लियोसाइड में हमने बात की थी फास्फोरिक अम्ल नहीं होता, नाइट्रोजनी क्षारक और जो शर्करा है वो होती है। जबकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें तो इसकी भी हमने एक श्रृंखला जो है चित्र सहित पढ़ी थी, जिसके अंदर एक तो 5' सिरा था और एक 3' सिरा था, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण जो है वो करते हैं। अब बात करते हैं डीएनए जो है वो, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उनमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कितनी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? दो श्रृंखलाएं जो है वो होती हैं। एक नंबर विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो 2 जो है वो होती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो डीएनए है, हम डीएनए की बात कर रहे हैं स्पेशल, तो डीएनए की बात करते हैं। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना हुआ होता है और ये दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं ये आपस में कुंडलित रहती हैं। जैसे आपने रस्सी देखी होगी, 2 रस्सियों को अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं, गूंथ देते हैं, लपेट कर, तो वो जैसे नजर आती हैं उस प्रकार से ये डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं नजर आती हैं। देखिए, साथ साथ डायग्राम की भी बात कर लेते हैं। इस प्रकार से ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है और ये अगर बात करें तो ये दूसरी है। तो इस प्रकार से ये कुंडलित रूप से होती है। किस रूप में होती है? कुंडलित रूप में होती है दोनों। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसको लिख देते हैं 5' हमने 2 किनारों की बात की थी और दूसरा किनारा हमेशा ही इसका क्या होता है? 3'। 5' वाला तो फास्फेट समूह वाला होता है और 3' वाला कौन सा होता है? जो हाइड्रोक्सिल है वो होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोक्सिल होता है। हम लोग संरचना बनाएंगे तब आप लोग देखोगे किस प्रकार से कि जो 3' सिरा है वो हाइड्रोक्सिल है और 5' सिरा जो है वो कौन सा होगा? फास्फेट होगा। और इसी प्रकार इसकी बात करें तो विपरीत दूसरा 3' और ये इधर वाला कौन सा हो गया? 5'। ओके, तो ये तो पहली बात होगी, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की बात होगी। इसके आधार की अगर बात करते हैं तो वो शर्करा फास्फेट का बना हुआ होता है। आधार किसका बना हुआ होता है? शर्करा और फास्फेट का बना हुआ होता है। अगर बात करें इनके बेसिस जो होते हैं उनमें शर्करा और फास्फेट जो है वो उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा बात करें तो क्षार हमेशा अंदर होते हैं। देखिए, आधार की अगर बात करते हैं तो ये तो हो गया आधार। ये जो अगर हम लोग बात करें, ये इस प्रकार से हम लोग इसकी बात करेंगे, देखते जाइए आप। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है ये, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये दूसरी आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है वो
बना देता हूं इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें हम लोग शर्करा और फास्फेट की, कि शर्करा और फास्फेट कहाँ होते हैं, तो ये आधार में होते हैं। ये जो भाग होते हैं, ये बेसिस भाग होते हैं इनके, इनमें कौन स्थित होती है, शर्करा और फास्फेट जो है वो उपस्थित होती हैं। लेकिन तीसरा घटक कहाँ रहता है, क्षार जो होते हैं वो इनके अंदर स्थित होते हैं। क्षार कहाँ स्थित होते हैं, इनके अंदर स्थित रहते हैं। ओके, इसके बाद में 2 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। तो 2 नंबर पॉइंट देखिए, दोनों श्रृंखलाएं जो है वो प्रति समानांतर जो है ध्रुवणता रहती हैं। मतलब प्रति समानांतर क्या रहती है, ध्रुवणता रहती है। जैसे अगर बात करें कि एक श्रृंखला की ध्रुवणता 5' से 3' की ओर है, ये देखिए, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसकी एक श्रृंखला 5' से 3' है, दूसरी 3' से क्या है, 5' है। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रति समांतर ध्रुवणता जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यहीं पर लिख देता हूं, इसको 3 नंबर कर देंगे। 2 नंबर, प्रति समांतर ध्रुवणता पाई जाती है। तो इस प्रति समांतर ध्रुवणता का मतलब समझ गए ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का एक सिरा 5' और दूसरा 3', जबकि दूसरी का एक 3' और एक का 5' होता है। 3 नंबर बात करते हैं, तो दोनों रज्जुक, एक रज्जुक में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। किससे जुड़े हुए रहते हैं, देखिए नाइट्रोजन क्षार जो है, नाइट्रोजन बेसिस, ये आपस में, जैसे अगर बात करें तो कौन कौन जुड़ते हैं, एडिनिन किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन के साथ जुड़ता है, ठीक है। और गुआनोसिन किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो ये हमेशा ही इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, इनके बीच में जो बंध होता है वो हाइड्रोजन बंध होगा। वो कौन सा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब बात करते हैं, तो एडिनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन का क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, अर्थात 2 चिन्ह लगाएंगे हम लोग। आप लोग केमिस्ट्री में ये पढ़ते भी हो बॉन्ड। तो हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड जो है वो पाया जाता है। जबकि अगर बात करें, ये देखिए, एडेनिन और थाइमिन, थाइमिन और एडिनिन भी हो सकते हैं, इस प्रकार भी जुड़े हुए, तो भी क्या होगा, हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड। इसी प्रकार गुआनोसिन या गुआनिन और जो साइटोसिन है वो हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। हाइड्रोजन के कौन से बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। इसी प्रकार साइटोसिन गुआनिन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये नाइट्रोजन क्षारक जो है वो हमेशा ही बीच में स्थित रहते हैं प्रत्येक कुंडलन के अंदर। और ये एडेनिन और थाइमिन तो डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन के, और गुआनिन और जो साइटोसिन है ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा अगर बात करें तो हमेशा ही याद रखना, प्यूरिन के विपरीत दिशा में पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन के विपरीत दिशा में कौन होता है, पिरिमिडीन होता है। जैसे हमने बात की थी एडिनिन, तो एडिनिन और थाइमिन दोनों अलग अलग हैं, एक प्यूरिन है और एक क्या है, जो आपका प्यूरिन से अगर बात करते हैं तो एडिनिन जो हमारा था वो क्या था, प्यूरिन, प्यूरिन था, ठीक है। और थाइमिन हमने किस में पढ़ा था, पाइरिमिडीन में पढ़ा था। तो हमेशा ही, जैसे जी हमने किस में पढ़ा था, प्यूरिन्स के अंदर पढ़ा था, साइटोसिन हमने किस में पढ़ा था, पाइरिमिडीन के अंदर पढ़ा था। तो हमेशा याद रखना, प्यूरिन और जो पाइरिमिडीन है ये हमेशा ही एक दूसरे के क्या रहते हैं, विपरीत रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ए और जी को जोड़ दोगे, ये नहीं हो सकता कि ए और जी जोड़ दो, ये हमेशा गलत होता है। ना ही हम टी और सी को जोड़ सकते, ये भी क्या होगा, गलत होगा। ये हमेशा ही इस प्रकार से दोनों के विपरीत होते हैं। इससे कुंडली के दोनों रज्जुकों के बीच में लगभग समान दूरी बनी रहती है। और कुंडली के बीच में क्या बनी रहती है, समान दूरी जो है वो बनी हुई रहती है। बात करेंगे ये पाए कहाँ जाते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था नाइट्रोजन क्षारक जो है वो मध्य में स्थित होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट की, दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं। क्या कौन से वर्त, दक्षिणावर्त जो है वो कुंडलित होते हैं। तो ये भी एक आप इसकी विशेषता जो है वो याद रख सकते हो। 5 नंबर की बात करते हैं, 5 नंबर की बात करते हैं, तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच में भी, दोनों श्रृंखलाओं के बीच में जो है वो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग की दूरी होती है। कितने आर्मस्ट्रॉन्ग की दूरी होती है, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग की दूरी होती है। देखिए इस लाइन को समझिए, दोनों रज्जुक जो है, मतलब दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं
उनके बीच में दूरी 20 आर्मस्ट्रॉन्ग की होती है। कितनी होती है? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग की होती है। अर्थात अगर बात करें तो 2 नैनोमीटर की होती है, या 20 आर्मस्ट्रॉन्ग बोल सकते हो, या 2 नैनोमीटर जो है वो बोल सकते हो, 2 नैनोमीटर की बोल सकते हो। ठीक है, अब कौन सी होगी? ये पहला रज्जु, ये दूसरा। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हो, दोनों रज्जुकों के बीच की दूरी कितनी है? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुंडली की लंबाई जो है वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। मैं ये तो क्या हो गया? व्यास हो गया। ये तो इसको तो क्या बोल दिया? व्यास बोल दिया। अब अगर हम लोग बात करें कि कुंडली जो है की लंबाई कितनी होगी, कुंडली जो है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो एक कुंडलन की लंबाई जो है वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, या फिर 3.4 नैनोमीटर आप लोग बोल सकते हो। ये आर्मस्ट्रॉन्ग का चिन्ह है, ए के ऊपर 0 सा लगा दिया तो आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसको आप 3.4 नैनोमीटर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 3.4 नैनोमीटर भी बोल सकते हो। एक कुंडलन की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग लिख सकते हो। कितनी होती है? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। इसके बाद में 6 नंबर बात करते हैं। तो कुंडलन के प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्म मिलते हैं। भाई देखिए ये कुंडलन है, एक भाई बात कर रहे हैं इनके घुमाव में, कुंडलन के प्रत्येक घुमाव में 10 नाइट्रोजन क्षारक मिलते हैं। मतलब इनके अंदर हम बात करें तो इस प्रकार से ए टी टी ए सी जी जी सी, इस प्रकार से एक कुंडलन के घुमाव के अंदर कितने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 10 नाइट्रोजन क्षारक जो है वो उपस्थित होते हैं। 10 नाइट्रोजन बेसिस जो है वो होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इनके अंदर ये इस प्रकार से, अब इसमें तो मैं नहीं दर्शा सकता, लेकिन ये लगभग कितने होते हैं? 10 होते हैं। हमेशा ही ए और टी लिखो डबल बॉन्ड, सी और जी लिखो तब ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से होते हैं। इसमें 10 नहीं आ रहे हैं, लेकिन होते कितने हैं? ये 10 होते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर इस प्रकार से नाइट्रोजन क्षारक जो है वो उपस्थित करा दिए गए हैं। तो कितने होते हैं? 10। और एक कुंडली में एक क्षार युग्म के अगर बीच में अगर बात करें तो लगभग 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग की दूरी होती है। देखिए ये एक है और ये एक है। ठीक है, ये यहाँ पे शर्करा होती है, शर्करा और फास्फेट। ठीक है ना, आधार के अंदर। अब देखिए 10 होते हैं, तो एक के बीच में, क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिए, आप वापस यहाँ पर आइए कि मैंने आपको कहा एक कुंडलन के अंदर, एक कुंडलन की जो लंबाई है वो कितनी होती है? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब बात करते हैं 10 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10। तो 10 को इस पे भाग देंगे तो 34 पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। अर्थात हम लोग कह सकते हैं दो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी। कितनी होगी? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी। ओके, इसके बाद में बात करते हैं द्विकुंडलिन में एक क्षार युग्म किस सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। एक क्षार युग्म के ऊपर क्या होते हैं? दूसरे। इसके अलावा हाइड्रोजन बंध जो है वो कुंडलिनी संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है। ये जो बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, ये इस पूरी संरचना को क्या देते हैं? जो स्थायित्व है वो प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? स्थायित्व प्रदान जो है वो करते हैं। इसलिए हाइड्रोजन बंध का होना क्या है? बहुत जरूरी होता है। बिना हाइड्रोजन बंध के क्या है? ये काम नहीं कर सकता, या ये संरचना नहीं बन सकती। अब एक बार फिर से देख लो आप लोग, अगर बात करें तो ये तो नाम लिख देता हूँ, ये तो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हो गई या रज्जुक हो गए। ठीक है, ये इसके अंदर क्या हो गए? नाइट्रोजन बेसिस हो गए आपके। ठीक है, ये यहाँ पे शुगर हो गई। इसके अलावा आप लोग इसको फास्फेट भी दर्शा सकते हो। ठीक है, ये इसके जो किनारे हैं वो हो गए दोनों तरफ। ये इसकी लंबाई मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, तो ये आपके किसकी संरचना है? डीएनए के द्विकुंडलन की संरचना है। डीएनए के किसकी संरचना है? द्विकुंडलन की संरचना है। प्यारे बच्चों, परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि डीएनए की द्विकुंडलन डीएनए की संरचना को चित्र सहित समझाइए। तो आपको ये चित्र बनाना होता है और ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, 7-8
ये आपको लिखनी होती हैं। बस ध्यान इतना ही रखना है, आप अगर पॉइंट टू पॉइंट इसमें याद रखते हो तो आसानी से डायग्राम भी बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है, और आसानी से हर बात को अच्छी तरह से बता सकते हो। लेकिन अगर रटने की कोशिश करोगे तो आप लोग इसको अच्छी तरह से नहीं बता पाओगे। इसलिए आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें कि नाइट्रोजन क्षार कहाँ होते हैं, शर्करा फास्फेट कहाँ होती है, कुंडलन की जो व्यास है दोनों रजकों के बीच में या दोनों रजकों के बीच की दूरी जो है वो कितनी होती है, नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में कितनी दूरी होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक कुंडलन की लंबाई जो है वो कितनी होती है। बस इतना सा ही आपको याद रखना है। बाकी प्रति समांतर ध्रुवणता पाई जाती है, एक तरफ 5 डैश दूसरी तरफ 3 डैश, एक तरफ 3 डैश तो दूसरी तरफ 5 डैश पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है होती है। अब देखिए एक मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ अभी कि बना के दिखाऊंगा, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन वो समझना बहुत जरूरी है। किस प्रकार से ये जो एक 5 डैश से 3 डैश है और एक 3 डैश से 5 डैश है, ये तो हमने सीधी संरचना बना ली। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो द्विरज्जुकीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना हमें अगर पूछ ली जाए कि द्विन्यूक्लियोटाइड द्विव कुंडलन या द्विरज्जुक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना बनाइए, तो हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे वो आप लोगों को अभी देखनी है। तो देखिए वो किस प्रकार से होगी उसकी बात हम लोग करते हैं अभी, और इसी के साथ साथ में ये डायग्राम है इसके अंदर ही वो आपको बता दूंगा। तो हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर जो बात की थी वो एक ही श्रृंखला की, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बात की थी, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे वो दोनों की बात करेंगे, दोनों किस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, पहले बनाता हूँ 5 डैश से 3 डैश, ठीक है। 5 डैश से 3 डैश ये जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये बनाता हूँ जल्दी से। ये 5 डैश की तरफ क्या होता है, फास्फेट होता है और ये इस प्रकार से बंध जो है वो जुड़ा हुआ है। इसके बाद में आप लोगों को पता ही है फास्फोरिक जो पेंटोज शर्करा है वो जुड़ी हुई रहती है 5 कार्बन युक्त, ठीक है। और एक इस पेंटोज शर्करा से क्या जुड़ा हुआ रहता है, नाइट्रोजन क्षार जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद में इस दूसरे कार्बन से, कौन से दूसरे कार्बन से फिर फास्फेट, इसके बाद में फिर इसी प्रकार से ये आपका चलता जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से ये आपके फिर से पेंटोज शर्करा आ गई और इससे इस बार जुड़ा हुआ है थाइमिन, क्या जुड़ा हुआ है, थाइमिन। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, फिर फास्फेट, ठीक है, फिर फास्फेट हाइड्रोजन बॉन्ड और ये आपके पेंटोज शर्करा, ठीक है। इस बार अगर बात करें तो हमने गुआनोसिन जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, गुआनोसिन। एक और जोड़ लेते हैं, ये फास्फेट फिर से ये CH और ये पेंटोज शर्करा और इस बार हमने जोड़ दिया एक और साइटोसिन, ठीक है। और अब ध्यान रखना, इतना करने के बाद में हमेशा ध्यान रखना 3 डैश की तरफ यहाँ पे कौन सा होगा, हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे क्या था, फास्फेट। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे, क्या लगाएंगे, OH। और यहाँ पे 3 डैश, क्योंकि 5 फास्फेट है वहाँ पे तो क्या होगा 5 डैश, और जहाँ पे हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ है वहाँ पे क्या होगा 3 डैश। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है जो मैंने आप लोगों को कल बताई थी। अब ये कौन सी है, इस डायग्राम में देखिए आप, ये श्रृंखला है, ये जो बना रखी है ना, ये 5 डैश से 3 डैश। अब बात करेंगे 3 डैश से 5 डैश, इधर ये किस प्रकार से होगी, तो देखिए किस प्रकार से ये जुड़ती है उसकी बात करते हैं। तो ये मैं ब्लू पेन से बना देता हूँ तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें देखिए, ये देखिए इस प्रकार से जुड़ेगी। जैसे ए के साथ हमेशा कौन जुड़ता है, T जुड़ता है, और डबल बॉन्ड से, किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है। लेकिन हमें इस साइड कौन सी आएगी, 3 डैश आएगी, तभी तो ये इस प्रकार बनेगी। 5 डैश के सामने कौन सी आएगी, 3 डैश। 3 डैश इसका उल्टा करना है, ये जो हम लेके आए हैं इसको उल्टा करना है। तो किस प्रकार से होगा उल्टा, ये एक बार बना लो आप, ये पेंटोज शर्करा जो है वो बना ली गई है, ठीक है। इससे यहाँ पे क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, क्यों, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर इससे ये आपका क्या जुड़ गया, जो थाइमिन है वो जुड़ गया, अर्थात नाइट्रोजन क्षारक जुड़ गया। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पे CH और यहाँ पे आपका फास्फेट आएगा बीच में, फिर इसी प्रकार से ये चलता जाएगा, वापस ये बनेगा, देखिए किस प्रकार से
वापस ये बनेगा इस प्रकार से, ये बना, ठीक है। और इससे फिर ये जुड़ा CH, लेकिन ये इसके साथ इसके साथ अगर बात करें तो डबल बॉन्ड से ये जो है वो इस प्रकार से जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जुड़ गया भाई, ए के साथ हमेशा टी आता है, टी के साथ हमेशा ए आता है, और डबल बॉन्ड से आता है हाइड्रोजन के, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जुड़ गया। अब वापस क्या आएगा, पी आएगा, और वापस ये आपकी जो है इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। अब इसके साथ जी के साथ हमेशा क्या जुड़ता है, जी के साथ हमेशा सी जुड़ता है, और ट्रिपल बॉन्ड से किससे जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। तो ये जोड़ दिया हमने, और ये CH और ये P आ गया। इसी प्रकार से अब आगे फिर से बनाओगे तो ये बनाया। अब इस C के साथ हमेशा G जुड़ता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, ये आगे आपके चलता जाएगा, क्या चलेगा, HCH, और इसके बाद में P के बाद में अब बात करें, P के बाद में अगर बात करें तो अब क्या होगा, ये P लास्ट में है, यहाँ पे P था, यहाँ पर P है, तो ये 5' हो गया। तो ये अब ये बनाई है हमने, ये इसके साथ इस प्रकार से, ये बीच में हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये इस श्रृंखला को जो है स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो एक तो ये देखिए, ये बना दी, इनके बीच में कुंडलन होता है, ये हाइड्रोजन बंध से इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। ये देखिए, ये आधार है, ये नाइट्रोजन क्षारक इसके कहाँ आ गए, मध्य के अंदर आ गए, नाइट्रोजन क्षारक कहाँ मध्य में आए, और जो फास्फेट और शर्करा है वो यहाँ पे, ये आधार के अंदर है। तो ये तो हमने सीधी दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाई है, लेकिन ये किस रूप में रहती है, इस प्रकार से कुंडलित रहती हैं, क्या रहती हैं, इस प्रकार से कुंडलित रहती हैं, जबकि ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है वो सीधी रहती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके द्विरज्जुकीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना, और ये आपके द्विकुंडल DNA की संरचना। आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप लोगों को दोनों ही बनानी होती हैं, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग एक एक याद कर सकते हो। बाद में ये ध्यान रखना है, 5' की तरफ फास्फेट और 3' की तरफ हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे 3' है तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल, यहाँ 5' है तो यहाँ पे क्या है, फास्फेट है। ये इस प्रकार से जुड़ते रहते हैं। हमेशा ही जो पेंटोस शर्करा है उसके साथ फास्फेट जुड़ा हुआ रहता है, और उसी के साथ कौन जुड़ता है, आपका नाइट्रोजन क्षारक जो है वो जुड़ता है। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक जो है द्विकुंडलन DNA की संरचना और द्विरज्जुकीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं